देखो, हमारा जो पहला चैप्टर है वो है साझेदारी विषय प्रवेश, यानी कि इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। हमें ये सीखना है इस पहले चैप्टर में कि साझेदारी क्या होती है, साझेदारी का अर्थ क्या होता है, और इनके बीच में जो बातें होती, करार होता है, इनके बीच में जो व्यवहार होता है वो सभी किस तरह से होते हैं, और कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें हमें पहले चैप्टर में सीखना है। देखो, मेन कैसा है कि ये जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का, यानी पूरे अकाउंट का, साझेदारी का ये एक मेन पार्ट है। यहाँ से हमें सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमें सब नियम कानून कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। यानी कि देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी मैं तुम लोगों को स्टार्ट करता हूँ और डेफिनेशन से समझाता हूँ कि साझेदारी का अर्थ क्या होता है। देखो, अगर हम साझेदारी की बात करें, नॉर्मल भाषा में अगर समझाना चाहूँ तो साझेदारी का मतलब देखो क्या होता है। नॉर्मल जब हम समझते हैं साझेदारी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पार्टनर। ध्यान से समझना। देखो, अगर मैं पार्टनर की बात करूं, जैसे ही हम वर्ड पार्टनर का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है कि पार्टनर का मतलब ये होता है कि जब दो से ज्यादा लोग हों। क्या हो? जब दो से ज्यादा लोग हों। क्योंकि हमने देखा स्कूल में भी जब फंक्शंस होते हैं या कोई भी काम होता है, जब कहा जाता है कि तुम दोनों पार्टनर की तरह बन के काम करोगे, राइट। जैसे हस्बैंड वाइफ को कहा मैंने कि हस्बैंड वाइफ को भी पार्टनर की तरह जाना जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जब पार्टनर तभी होंगे जब दो लोग होंगे या उससे ज्यादा लोग होंगे। क्या? जब दो लोग होंगे या उससे ज्यादा लोग होंगे तभी पार्टनर बनेंगे। लेकिन ये तो क्या है, एक नॉर्मल भाषा में है, नॉर्मल है कि भाई नॉर्मल लैंग्वेज में। लेकिन हम बात करते हैं अकाउंट की भाषा में, ठीक है। तो अकाउंट की भाषा में साझेदारी का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, पेढ़ी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे एक परिभाषा दी गई है हमें, हम उसको देखते हैं। देखो, जो परिभाषा दी गई है वो याद रखना है कि किसके तहत दी गई है। भारतीय साझेदारी कानून 1932 की कलम 4 के अनुसार। देखो, तुम्हें याद रखना है कि साझेदारी का जो भी हम नियम कानून पढ़ने जो भी नियम कानून हम पढ़ने वाले हैं वो सभी नियम कानून कहाँ आएगा, साझेदारी कानून 1932 के तहत आएगा। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है कि हमारे जितने भी नियम कानून होंगे साझेदारी से जुड़े हुए वो कहाँ आएंगे, साझेदारी कानून 1932 में। ठीक है, और इसका जो परिभाषा दिया गया है वो कहाँ दिया है, कलम 4 में दिया गया है। तो परिभाषा क्या दिया गया है, परिभाषा में ये बोला है कि साझेदारी यह ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है। देखो, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें कहा कि दो या उससे ज्यादा लोग होते हैं, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है और वो काम करते हैं। तो पहला चीज याद रखना है कि ये एक प्रकार का क्या है, संबंध है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या याद रखना कि एक प्रकार का संबंध है। लेकिन कैसे? यह व्यक्तियों के बीच का, वर्ड याद रखना है कि व्यक्तियों के बीच का, यह व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो, अभी ध्यान से सुनना, क्या, जो सभी द्वारा, देखो अब यहाँ पे होगा क्या कि या तो हो सकता है कि सभी लोग मिलकर काम करें, ठीक है। जैसे अगर मान लो 3 लोग हैं तो 3 के तीनों मिलकर काम करेंगे, या ये हो सकता है कि सभी की ओर से, यानी कि उन तीनों में से कोई एक ही पर्सन काम करे, यानी उनमें से कोई एक व्यक्ति द्वारा। देखो, सभी लोग मिलकर काम करें या सभी की ओर से उनमें से कोई एक व्यक्ति काम करे। तो अब होगा क्या कि कोई एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले धंधा का लाभ, ठीक है, यहां तक याद रखना है कि चलाए जाने वाले धंधा का लाभ बांटने के लिए सहमत हुए, क्या हुए हो, बांटने के लिए सहमत हुए हो। ये हो गया हमारा पूरा परिभाषा साझेदारी का। तो हमें इसमें देखो समझना कैसे है कि साझेदारी क्या है, व्यक्तियों के बीच का संबंध, ये पहला पॉइंट हो गया। इसको टुकड़े टुकड़े में याद करोगे तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा कि साझेदारी क्या है, व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी द्वारा अथवा सभी की ओर से, यानी जिसमें सभी लोग होंगे या कि उनमें से कोई एक होगा, उनमें से कोई एक मिलकर काम करेगा, उनमें से कोई एक मिलकर काम करेगा, ये याद रखना है। ओके, अब धंधा का लाभ बांटने के लिए सहमत हुए, मतलब सभी लोग काम करेंगे, कोई एक काम करेगा, बात वही रहेगी। ठीक है, तो ये आपका परिभाषा है। अब इसमें कुछ चीजें और याद रखनी है कि ये जो मैंने कहा, ये जो व्यक्तियों जुड़े हैं इसके अंदर, ठीक है, ये साझेदारी में जो यहाँ पे व्यक्तियों जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, व्यक्तियों। अब उसको थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे जो मैंने लिखता हूँ व्यक्तियों, अब ये व्यक्तियों की अगर मैं बात करता हूं तो अगर ये व्यक्ति लोग जो हैं अगर व्यक्तिगत रूप से हैं, यानी कि जो मैंने व्यक्तियों बोला, व्यक्तियों का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं, यानी इसको हम लोग बहुवचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बहुवचन। बहुवचन का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उनमें से अगर कोई एक है, यानी जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो अगर व्यक्तिगत रूप से हम बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे साझेदार बोलते हैं। लेकिन अगर यही व्यक्ति जो व्यक्ति हैं वो सामूहिक तौर पर होंगे, यानी सभी लोग मिलकर होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पेढ़ी बोलेंगे। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है, पहला तो याद रखना कि साझेदारी अर्थात क्या, तो साझेदारी व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी द्वारा या सभी की ओर से, उनमें
से कोई एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले धंधा का लाभ बांटने के लिए सहमत हुए हो। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, पहली चीज याद रखनी है। दूसरा चीज याद रखना है कि साझेदारी, साझेदार अर्थात क्या। दूसरा याद क्या रखना है कि साझेदार अर्थात क्या। तो साझेदार का मतलब जो साझेदारी पेढ़ी में जो व्यक्ति लोग होते हैं, ठीक है, साझेदारी पेढ़ी में जो व्यक्ति लोग होते हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, अगर वो व्यक्तिगत रूप से यानी अकेला, व्यक्तिगत रूप का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अकेला की, ठीक है, अगर वो अकेला है तो उसको हम क्या बोलेंगे, साझेदार है। अगर सामूहिक यानी सब लोग मिलकर हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेढ़ी बोलेंगे। तो ये आपका है साझेदारी, साझेदार और पेढ़ी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इसमें किसी को अगर कोई डाउट है इस पॉइंट में तो बताओ। अब जो अगला टॉपिक हमें समझना है साझेदारी के लक्षण। हमें क्या समझना है, साझेदारी के लक्षण। तो यहां पे मैं हेडिंग लिख देता हूं, साझेदारी के लक्षण। ठीक है, हम एक एक करके समझते हैं कि जब साझेदारी होती है हमें कैसे पता चलेगा कि साझेदारी, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला मुद्दा है वो ये होता है कि ये करार से अस्तित्व में आता है। क्या होता है, करार से अस्तित्व। अब देखो, अब सवाल ये है कि सर करार क्या होता है। देखो, अगर मैं करार को सिंपल भाषा में बोलूं कि एक तरह का ये क्या है, एग्रीमेंट है। क्या है ये, एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट तो सुने ही होंगे, करार हो सकता है ना सुने हो, लेकिन कहीं ना कहीं एग्रीमेंट शब्द जरूर सुना होगा। देखो होता क्या है कि जब दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो हमेशा कभी ना कभी ये हो सकता, हमेशा मतलब ऐसा हो सकता है भविष्य में कभी कि इनके बीच में कोई मतभेद हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसा अब होगा तो उनके बीच में झगड़े हो जाएंगे तो व्यवसाय बंद हो जाएगा। ऐसा ना हो इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं, आपस में करार कर लेते हैं। मतलब आपस में पहले ही बातचीत कर लेंगे कि देखो भाई हम झगड़ा नहीं करेंगे, जो भी होगा बैठकर समाधान करेंगे, बैठकर बातचीत करके सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, आपस में कोई बहस नहीं करेगा। ऐसा कुछ ये लोग आपस में बात कर लेंगे। अब ये जो करार होता है ये दो तरह से हो सकता है। एक तो आपका लिखित हो सकता है, एक क्या हो सकता है आपका, लिखित। लिखित मतलब लिखावट में होगा, ठीक है, कागज में लिख के। दूसरा आपका हो सकता है मौखिक। अभी थोड़ा ध्यान से समझना, पहला क्या हो सकता है आपका, लिखित हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपका मौखिक। लेकिन इन दोनों में से अच्छा कौन सा होता है, अगर मैं बात करूं कि इन दोनों में से अच्छा कौन सा है, तो अच्छा हमेशा लिखित होता है। मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी बात किसी से कुछ हुआ हो, अगर वो लिखित में हो तो कभी वो पलट नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मैंने तुमसे 10,000 रुपए लिया, ठीक है, मैंने तुमसे 10,000 रुपए लिया और मैंने कहा मैं तुम्हें अकाउंट पढ़ा दूंगा, और ऐसा मैंने कागज में लिख कर दे दिया। मान लो मैं नहीं पढ़ाता, तुम वो कागज मेरे पास लेकर आ सकते हो, बोल सकते हो कि आपने देखो लिख के दिया था, अब आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, राइट। सेम उसी तरह से ऐसा हो सकता है कि हमने, हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है, मतलब लिखा नहीं गया है, पर ऐसे ही बोल दिया था मैं पढ़ा दूंगा, तुम पैसे दिए और मैं कहीं चला गया। अब तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानूनी तौर से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बीच में मौखिक बात हुई थी, राइट। इसी वजह से कहा जाता है कि जो भी करार हो हमेशा कैसा होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। हमेशा लिखित प्रमाण हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ये हो गया आपका पहला लक्षण। बात करते हैं दूसरे लक्षण की। तो दूसरा लक्षण आपका ये कहता है कि जो भी साझेदारी होती है उनका उद्देश्य एक ही होता है, वो होता है लाभ का। देखो, अब व्यवसाय शुरू किया है तो व्यवसाय शुरू क्यों किया है, सीधी सी बात है, कोई भी इंसान व्यवसाय शुरू करता है तो एक ही रीजन होता है, और वो होता है लाभ कमाने का। ठीक है, उसके मन में एक ही इच्छा होती है कि हमें कैसे भी करके व्यवसाय में लाभ कमाना है, इसके अलावा और कोई रीजन से कोई कभी काम नहीं करना चाहता है, राइट। तो आपको याद रखना है कि जो साझेदारी होती, करार होता है, वो क्या होता है, आपका लाभ का उद्देश्य की वजह से होता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब चलते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि यहाँ पे वैधानिक धंधा, क्या कहता है, वैधानिक धंधा। मतलब वैधानिक का मतलब क्या होता है, मैं सिंपल भाषा में वैधानिक का मतलब बताना चाहूं तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कानूनी। मतलब ये है कि जो भी धंधा करने वाले हो, जो भी काम करने वाले हो, वो काम कैसा होना चाहिए, कानून के अनुसार होना चाहिए। कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कानून के विपरीत हो। अगर कानून के विपरीत होगा तो तुम वो काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि सरकार हमारे ऊपर रोक लगा देगी। तो याद रखना है, कोई भी काम करो कानूनी होना चाहिए, कानूनी तौर से होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे तुम सभी को पता है आज के जमाने में, मतलब अभी जो कोरोना की वजह से सैनिटाइजर बहुत बिकता है, ठीक है, सैनिटाइजर बहुत बिक रहा है। तो बहुत लोगों ने क्या किया होगा, सैनिटाइजर का धंधा शुरू कर दिया होगा। अब इसमें क्या है, सैनिटाइजर का धंधा शुरू किया है तो अभी तुम्हें पता है सैनिटाइजर में अल्कोहल यूज होता है, ठीक है, क्या यूज होता है, अल्कोहल।
अब अल्कोहल जब यूज होता है, अल्कोहल का मतलब मैं सिंपल भाषा में तुम्हारे लैंग्वेज में बोलूं तो मैं बोलता हूँ दारू यूज होता है, ठीक है, लेकिन शुद्ध दारू नहीं होता है। लेकिन अब ये बात को समझो, अगर अल्कोहल यूज हो रहा है तो अब ये जो अल्कोहल है ये किसके लिए इस्तेमाल करें, व्यवसाय करने के लिए, सैनिटाइजर बनाने के लिए, ठीक है। अब मान लो 2-3 लोग हैं, उनमें से एक पर्सन जो है जाता है अल्कोहल खरीदने के लिए और उस अल्कोहल को वो क्या करता है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके उसको बेच देता है खाली, यानी कैसे, उसको अल्कोहल को अल्कोहल की तरह ही बेच देता है। मतलब ये हुआ, ठीक है, 1 मिनट, ये जो अल्कोहल है उसको सैनिटाइजर में नहीं इस्तेमाल करता है, बल्कि उसको अल्कोहल के तौर पे सादा ही बेच देता है लोगों को। तो अब ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि कानून ने हमें परमिशन किस लिए दिया था, कानून ने हमें परमिशन दिया था कि भाई तुम सैनिटाइजर बनाओगे अल्कोहल का इस्तेमाल करके, लेकिन तुमने क्या किया, अल्कोहल को सादा बेचने लगे, तो ये क्या हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, ये दिमाग में रखना है कि जब भी तुम व्यवसाय करोगे, कोई काम करोगे, हमेशा वो कानूनी और वैधानिक ही होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, यहीं पे मैं साइड में लिख देता हूं, चौथा पॉइंट, चलो नीचे लिख देता हूं। देखो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि ये साझेदार जो होते हैं एक दूसरे के एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के एजेंट होते हैं। एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट का मतलब होता है कि मैं अगर तुम्हारे बदले में काम करता हूं तो ऐसा ही माना जाएगा कि तुमने किया है। सिंपल भाषा में देखो होता क्या है कि जब मैंने कहा कि साझेदार जो है खुद काम करेंगे, सब लोग मिलकर, उनमें से कोई एक, तो अगर ये परिभाषा यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि सभी की ओर से, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सभी की ओर से उनमें से कोई एक व्यक्ति काम करता है। अगर सभी की ओर से उनमें से कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है, मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति भी काम करेगा तो भी माना जाएगा सभी लोगों ने काम किया है, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या है, एजेंट है। जैसे मैंने वो शादी का एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं शादी वाला एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मान लो किसी जगह से तुम्हें शादी का न्योता मिला है और उसमें लिखा गया भाई सह परिवार सहित आना है। क्या लिखा गया है, सह परिवार। अब उसमें नाम भले लिखा है तुम्हारे पापा का, लेकिन हुआ क्या सिचुएशन कि तुम्हारे पापा को काम से शहर से बाहर जाना पड़ा, तो तुम अकेले चले गए। जब तुम जाते हो तो तुम्हें क्या माना जाएगा, तुम्हारे परिवार का एजेंट, कि हाँ भाई इस घर का बच्चा आया था, मतलब ये हुआ कि ये परिवार आया था, ऐसा मान लिया जाता है। तो सेम उसी तरह से साझेदारी पेढ़ी में भी है, ये एक दूसरे के एजेंट होते हैं, ठीक है। फिर अगला बात है सदस्य संख्या। तो सदस्य संख्या हम यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, नंबर 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम्हें याद रखना है, सदस्य संख्या। और चौथा पॉइंट भी याद रखना है कि साझेदार एक दूसरे के एजेंट होते हैं। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि साझेदार एक दूसरे के क्या होते हैं, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें याद रखना है कि एजेंट होते हैं। अब बात करते हैं सदस्य संख्या की। तो सदस्य संख्या में 2 चीजें याद रखनी है। देखो पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं कि सदस्य संख्या के बारे में साझेदार अधिनियम 1932 में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो हमारा साझेदारी अधिनियम है, यानी जो कानून है हमारा साझेदारी अधिनियम 1932, जैसा मैंने अभी ऊपर परिभाषा लिख के बताया, इसमें कहीं भी इसके बारे में जानकारी नहीं लिखा गया है। लेकिन हुआ क्या, जब नया कानून बना, ठीक है, कौन सा कानून बना था, कंपनी कानून। याद रखना कि जब नया कंपनी कानून बना, कौन सा वाला, 2013 वाला, तो इसमें कहा गया था, अब इसमें क्या कहा गया था वो समझो। जब नया कंपनी कानून 2013 बना तो बोला देखो भाई तुम अपना रखो साझेदारी का, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सदस्य संख्या हमारे अनुसार चलेगा। तो इन्होंने क्या कहा कि कंपनी कानून 2013 की कलम, ध्यान से सुनना, कि कलम 464 के अनुसार, यानी कि कंपनी कानून 2013 कलम 464 के अनुसार, ये पहला पॉइंट है। इन्होंने ये कहा कि भाई जो साझेदार हो सकते हैं वो अधिक से अधिक कितना हो सकते हैं, 100। याद रखना कि अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अधिक से अधिक, मैक्सिमम नहीं लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। लेकिन अब हुआ क्या, अब इसमें भी लोगों को आपत्ति होने लगी, बाद में फिर से नया कानून बना। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर थोड़ा सुधार हुआ, ठीक है। और सुधार क्या हुआ कि नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार, देखो हुआ क्या, तो यहाँ पे मैं नीचे ही लिखता हूँ, ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। अब इसमें क्या हुआ कि कंपनी कानून, ठीक है, जो कंपनी कानून था इसी के अंदर थोड़ा सा सुधार किया। और सुधार कब किया था, तो सुधार आया था आपका नियम 2014 में।
ये जो सुधार आया था ये आया था 2014 में, ठीक है, 2014 में सुधार आया और इसमें था आपका नियम 10 के अनुसार, याद रखना 2014 नियम 10 के अनुसार। तो यहाँ पे ये नियम मैं मिटा देता हूं। इन्होंने क्या कहा कि 2014 नियम 10 के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि अधिक से अधिक संख्या कितनी होगी, 50 होगी। देखो है तो आपकी सदस्य संख्या 100, लेकिन अभी के लिए कितना मान के चलो, 50 मान के चलो। फिर बाद में अगर तुम्हें जरूरत पड़ता है तो तुम कानून की परमिशन लेके उसको बढ़ा सकते हो। मतलब कैसा है कि जैसे अभी ये कोरोना हुआ था तो कोरोना में क्या कर दिया, धीरे धीरे उन लोगों ने सबकी संख्या निर्धारित कर दी ना कि शादी में इतने लोग जा सकते हैं, मिलन में इतने लोग हो सकते हैं, ऐसा कुछ कांड होगा तो वहां पे इतने लोग जा सकते हैं, ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। तो वैसे ही इन्होंने ये सदस्य संख्या के बारे में नियम बताया। तो पहला नियम में क्या बोला कि अधिक से अधिक कितने लोग हो सकते हैं, 100 लोग हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा लगा। तो बाद में जब 2014 में नियम 10 के अनुसार सुधार किया तो इन्होंने कितना रख दिया, 50 रख दिया। मतलब 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो एग्जाम में अब देखो तुम्हें याद क्या रखना है, एग्जाम में याद रखना है जब पूछता है कि साझेदारी में कितनी संख्या होती है, कितने साझेदार होते हैं, तो याद रखना तुम दोनों लिखोगे। कलम 2014 के अनुसार 100 है, लेकिन 2014 नियम 10 के अनुसार कितने हैं याद रखना है, उसी तरह से पूरा लिखोगे। और इसमें है आपके 50। 2014 ये कलम 464 के अनुसार कितने हैं, 100 है, याद रखना है कि कलम 464 के अनुसार कितने हैं, 100 है, लेकिन 2014 नियम 10 के अनुसार, याद रखना ये नियम क्या है, 10 है, ये कलम है 464, कलम 464 के अनुसार 100 है, नियम 10 के अनुसार 50 है। ये दोनों लिखोगे। अगर मान लो स्पेसिफिक पूछ लेता है कि कलम 464 के अनुसार कितने, तो तुम्हें याद होगा 100। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट आईएमपी पॉइंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला पॉइंट। अगला क्या है यहाँ पे, नंबर 6। नंबर 6 है आपका अमर्यादित जिम्मेदारी। क्या है, अमर्यादित जिम्मेदारी। अमर्यादित जिम्मेदारी। सबसे पहले मैं तुम्हें अमर्यादित का मतलब समझा देता हूं। देखो अमर्यादित का मतलब क्या होता है, जब हम बात करते हैं साझेदारी की, तो अमर्यादित का मतलब ये होता है कि अगर मान लो, क्या, अगर मान लो व्यवसाय की संपत्ति, ठीक है, व्यवसाय की संपत्ति कम पड़ गई, व्यवसाय की संपत्ति कम पड़ गई, क्यों कम पड़ गई, जो तुम्हें दायित्व तो चुकाना है ना, उस दायित्व को चुकाने के लिए, मतलब मान लो किसी को कुछ पैसे देने थे, लेकिन दायित्व तो चुकाने के लिए तुम्हारी संपत्ति, किसकी, व्यवसाय की संपत्ति, ये वर्ड याद रखना है कि व्यवसाय की संपत्ति अगर कम पड़ गई तो होगा क्या, तो तुम्हें अपने घर से, क्या, अपने घर से, या यूं बोलूं कि अपना निजी संपत्ति भी लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, अपना निजी संपत्ति। ये वर्ड याद रखना है कि अमर्यादित का मतलब होता है, अमर्यादित जिम्मेदारी का मतलब कि व्यवसाय की संपत्ति अगर कम पड़ जाती है दायित्व चुकाने के लिए, तो तुम्हें अपना निजी संपत्ति बेचकर भी पैसा लाना पड़ेगा। और इसी वजह से कहा जाता है कि जो साझेदारी में दायित्व होता है वो क्या होता है, अमर्यादित होता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, अमर्यादित जिम्मेदारी अर्थात क्या, ये तुम्हें बहुत काम आएगा। ओसी में भी पूछा जाता है, अकाउंट में भी, थियरी में पूछा जाता है कि अमर्यादित जिम्मेदारी अर्थात क्या। तो याद रखना कि जब दायित्व चुकाने के लिए व्यवसाय की संपत्ति कम पड़ जाए तब साझेदार को अपना निजी संपत्ति बेचकर भी पैसा लाना पड़ता है। ये हो गया अमर्यादित जिम्मेदारी। अब उसके बाद है नंबर 7। नंबर 7 है पेढ़ी की मालिकी। पेढ़ी की मालिकी और संचालन। देखो अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या बोला है कि जो साझेदार होते हैं, कौन, जो साझेदार होते हैं वो कौन होते हैं, व्यवसाय के मालिक होते हैं। कौन होते हैं साझेदार, व्यवसाय के मालिक होते हैं। साथ ही साथ वो क्या होते हैं, व्यवसाय के संचालक भी होते हैं, क्योंकि व्यवसाय को चला कौन रहा है, वही चला रहे हैं। तो याद रखना है कि जो साझेदार होता है वही व्यवसाय के मालिक होते हैं और वही व्यवसाय के संचालक होते हैं, यानी ये दोनों ही होते हैं। तो ये है आपका साझेदारी का लक्षण। अब इस पॉइंट में देखो, जितने भी यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखे हैं, उम्मीद करता हूं सभी को दिखाई दे रहा होगा। अगर किसी भी पॉइंट में अगर कोई भी डाउट है तो बोलो। देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साझेदारी करार पत्र, यानी नेक्स्ट चीज जो हमें समझना है इसके अंदर वो क्या समझना है कि साझेदारी करार पत्र के बारे में समझना है। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि करार पत्र क्या है। देखो मैंने अभी तुम्हें एक पॉइंट समझाया, जब हमने देखा था लक्षण में, तो लक्षण में एक लिखा था कि करार के द्वारा अस्तित्व आता है। और करार जो क्या है, करार एक तरह का इनके बीच में लिखित बातें होती हैं। करार क्या है, इनके बीच में
लिखित बातें। सिंपल भाषा में कहना चाहूं तो क्या है, इनके बीच में लिखित बातें हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं कहना चाहूं तो इनके बीच में क्या है, लिखित बातें हैं। लेकिन इसमें तुम्हें कुछ चीजें याद रखनी है, कुछ चीजें अपने दिमाग में रखनी है। वो क्या है वो समझो कि इनके बीच में लिखित देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि इनके बीच में करार होता है। करार कैसा होना चाहिए, हमने देखा इनके बीच में एक तरह से लिखित बातें होती हैं। क्या होती हैं, लिखित बातें, ताकि इनके बीच में कभी भी भविष्य में कोई गड़बड़ ना हो। इसीलिए लोग क्या करते हैं, आपस में लिखित बातें लिख लेते, मतलब जो भी बातें होती हैं वो एक कागज में लोग लिख लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई इनके बीच में जो लिखित बातें होती हैं, लिखित दस्तावेज होता है, सर्वसम्मति से, याद रखना है कि सभी लोग सहमत हुए रहते हैं। तो ये जो करार होता है ये कैसा होता है, सर्वसम्मति से, यानी सभी लोगों ने आपस में तय करके ये सभी जो बातें उनके बीच में होती है उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। और यही आपका जो करार है, इसी को हम क्या बोलते हैं, साझेदारी करार। और इसी करार को क्या कहा जाता है, साझेदारी करार पत्र, याद रखना है। ठीक है, साझेदारी करार पत्र। तो याद क्या रखेंगे कि जो साझेदार होते हैं उन सभी के बीच में सर्वसम्मति से जो लिखित दस्तावेज होता है, उस लिखित दस्तावेज को कहा जाता है साझेदारी करार पत्र। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड पे मैंने बहुत जोर दिया है, और वो है कि लिखित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। इसका रीजन मैंने क्या समझाया कि अगर बातें लिखित में होती हैं, अगर मान लो कि भविष्य में, ठीक है, अगर मान लो भविष्य में कोई मनमुटाव हो जाता है, ठीक है, कोई गैर समझ होता है, जिसको बोलते हैं ना कि गलत फहमी, और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, गैर समझ, या कोई दिक्कत हो जाती है, तो अब होगा क्या कि बातें इनके पास लिखित में है, तो लिखित में है तो उसके अनुसार, ठीक है, जब लिखित में होंगी तो उसी के अनुसार उसका क्या करेंगे ये लोग, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, यानी हल निकालेंगे, उसी के अनुसार हल निकालेंगे। और जब बातें लिखित में नहीं होंगी तो आपस में झगड़े होंगे, मनमुटाव होगा, व्यवसाय बंद हो जाएगा। इसी वजह से लोग क्या करते हैं, आपस में लिखित करार कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि लिखित करार में क्या क्या होना जरूरी है। ठीक है, सवाल ये है कि लिखित करार में क्या क्या होना जरूरी है। तो देखो, लिखित करार में कुछ बातों का पहले से तय हो जाए तो अच्छा है। देखो, अगर बातें तय नहीं होती हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी कुछ प्रावधान दिया गया है। जैसे होता है ना कि अगर हम बच्चे, जैसे घर में अगर 4-5 बच्चे हैं, ठीक है, मान लो एक बिस्किट का पैकेट आता है, तो अगर हम आपस में बांट लेते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम आपस में बांटते नहीं है, झगड़ा करते हैं, तो होगा क्या, घर का कोई बड़ा आएगा और उसको समझाने की कोशिश करेगा और वो तय करेगा कि इसको कितना बिस्किट मिलेगा। सेम उसी तरह से अगर आप लोगों के बीच में करार हुआ, यानी लिखित बातें हुई, तब तो वही माना जाएगा, अन्यथा हम अपने किसी बड़े के पास जाएंगे। अब वो बड़ा क्या है वो मैं अभी आपको बाद में समझाता हूँ, पहले हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं। इसमें जो पहली बातें होंगी वो होंगी साझेदारों की जानकारी, यानी करार पत्र में क्या क्या लिखा जाना चाहिए। तो पहला लिखना चाहिए साझेदारों की जानकारी, मतलब साझेदार कौन है, उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या, मतलब कितना पढ़ा लिखा है, सारी चीजें तुम लिख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं दूसरा मुद्दा। तो दूसरा मुद्दा जो होगा वो आपका पीढ़ी का विवरण होगा, यानी पीढ़ी के बारे में जानकारी, ठीक है, क्या व्यवसाय है, कैसा है, कहाँ है, उसके बारे में। उसके बाद होगा आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा साझेदारी का प्रारंभ। क्या होगा, साझे दारी का प्रारंभ। साझेदारी का प्रारंभ का मतलब यहाँ पे ये है कि तुम लोग काम कब शुरू कर रहे हो, ठीक है, किस दिन शुरू किया था, इसके संबंध में जानकारी देना जरूरी है। कब अस्तित्व में आया था, कौन से तारीख को सब तय हुआ था, वो सारी बातें इसके अंदर होंगी। तो ये तो नॉर्मल बातें हैं, लेकिन अभी जो असली मुद्दा है वो यहाँ से शुरू होता है। असली मुद्दा मतलब क्या क्या है उसको मैं अलग से लिखता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से दिखाई दे। अब इसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं, तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो बातें होंगी वो होंगी पूंजी की। क्या होंगी, पूंजी की, कि किसको कितना पैसा लाना है, कौन कितनी पूंजी लाएगा। अभी पूंजी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सिंपल भाषा में कि जो साझेदार है उसके द्वारा व्यवसाय में कुछ भी लाया जाए। याद रखना है कि कुछ भी लाया जाए। अब ये कुछ भी का मतलब कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी लाया जाए, जैसे कि जमीन, मकान, मोटर, बाइक लेकर आ जाओ, पैसा लेकर आ जाओ, एक टेबल लेकर आ जाओ, तो तुम कुछ भी लेकर आते हो तो वो तुम्हारी क्या कहलाएगी, पूंजी कहलाएगी। उसके बाद जो अगला मुद्दा पे चर्चा होगा वो होगा पूंजी पर ब्याज। क्या होगा, पूंजी पर
ब्याज। मतलब ये है कि जो पूंजी लेकर आएगा उसको कितना ब्याज देना है, कितना पैसा देना है, ब्याज देना है कि नहीं देना है, उस बारे में इस पॉइंट में चर्चा होगी। अगर पहले से चर्चा कर लो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर मान लो चर्चा नहीं किया गया है तब क्या करोगे, तो उसके लिए हमारा नया मतलब जो कानून है, यानी जो हमारे घर का बड़ा होता है, जैसे उसी तरह से व्यवसाय का एक बड़ा आदमी होता है जिसको हम कानून कहते हैं, तो वो कानून हमें समझाएगा क्या करना होता है, तो वो मैं आगे अगले पॉइंट में यहाँ पे लिख के साइड में समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहीं पे फोकस करो। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट है आपका आहरण। नंबर 6 क्या है, आहरण। तो आहरण का मतलब क्या होता है, सेम जैसे ये है कि व्यवसाय में लाए, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, व्यवसाय में कुछ भी लाया जाए, तो साझेदार के द्वारा, यानी साझेदार उसके द्वारा कुछ भी ले जाया जाए। ठीक है, ले जाया जाए, बस ये याद रखना है। यहाँ पे लाया जाए है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लाया जाए है, तो यहाँ पे क्या है, ले जाया है, मतलब व्यवसाय में से लेके जा रहा है। याद रखना है कि व्यवसाय में से ले, व्यवसाय में लाता है तो पूंजी, व्यवसाय से लेके जाता है तो आहरण। तो अब आहरण के बारे में चर्चा करना है कि आहरण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ आहरण पर ब्याज की, अगर कोई व्यवसाय मतलब कोई पर्सन है, साझेदार है, अगर आहरण करता है तो उसको कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा, कितना परसेंटेज ब्याज चुकाना पड़ेगा, इसके बारे में पहले से ही जानकारी रख लो तो अच्छा है। उसके बाद अगला पॉइंट है लाभ हानि का वितरण। क्या है, लाभ हानि का वितरण। अब इसमें क्या बातें करनी है लाभ हानि का वितरण में, कि भाई लाभ जो होगा व्यवसाय का उसको कैसे बांटना है, आपस में हम कैसे बांटेंगे, कितने प्रमाण में बांटेंगे। जैसे होता है घर में भी, देखो कुछ आता है तो बोलता है ना कि एक पैकेट तुम ले लो, एक पैकेट तुम ले लो, मान लो 2 पैकेट बिस्किट आया, नहीं आता तो बोलते हैं भाई, अगर मान लो एक ही पैकेट आया तो बोलते हैं 4 तुम ले लो, 4 तुम ले लो, उसके अंदर मतलब 4 बिस्किट तुम ले लो, 4 बिस्किट तुम ले लो। तो आपस में जब घर में भी बातें तय होती, जब 2 से ज्यादा लोग होते हैं, तो ये तो व्यवसाय है जहां पे सब अनजाने होते हैं और बात आती है पैसे की। तो जब भी पैसे की बात आती तो उनके बीच में बातें होना जरूरी है कि लाभ हानि का बंटवारा कैसे किया जाएगा। फिर हम अगले मुद्दे की बात करते हैं, तो अगला मुद्दा है पॉइंट नंबर 9। तो पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है, पॉइंट नंबर ये 9 ये कहता है कि जो साझेदार हैं उनको काम करने के बदले में वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, ये नाम याद रखना, क्या क्या, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, जैसा कुछ दिया जाएगा। क्योंकि देखो साझेदार है, अगर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो आपस में तय कर लो भाई कि कुछ पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर आपस में तय नहीं किए रहोगे तो हो सकता है किसी एक को बुरा लग जाए। अब उसको क्या लगेगा कि देखो मैं इतना काम कर रहा हूँ, ये लोग मुझे कुछ नहीं देते हैं। मान लो एक पर्सन है जिसके पास बहुत दिमाग है, जाके लोगों से मिल रहा है, सारी डील करता है, तुम्हारे लिए नए नए लोगों को खोज कर ला रहा है, तो उसको कुछ पैसा देना है कि नहीं देना, आपस में तय कर लो। नहीं तय किए रहोगे तो हो सकता है बुरा मान जाए, तो इसी वजह से बातें तय करना जरूरी है, देना है कि नहीं देना है, वो सारी बातें। फिर बात करते हैं अगला मुद्दा की, तो अगला मुद्दा है हमारा पॉइंट नंबर 10। तो पॉइंट नंबर 10 ये है कि साझेदार द्वारा पीढ़ी को दी लोन का ब्याज। अब इसमें देखो क्या कहता है कि मान लो कोई साझेदार है, उसने पीढ़ी को लोन दिया है, ठीक है, अगर उसने पीढ़ी को लोन दिया है तो क्या उसका ब्याज चुकाना जरूरी है या नहीं है, और चुकाना है तो कितना चुकाना है, कितना परसेंटेज चुकाना है, वो बातें आपस में तय कर लो। अगर नहीं तय किए रहोगे तो भविष्य में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए तय कर लो भाई उसको ब्याज देना है कि नहीं देना, और देना है तो कितना परसेंटेज देना है, ये सारी बातें तय करना जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर 11, सॉरी हाँ 11। पॉइंट नंबर 11 में क्या कहता है, ख्याति। अब ये ख्याति में कैसा है कि जब कोई साझेदार आता है या जाता है, मान लो कोई नया साझेदार व्यवसाय में आ रहा है, या कोई पुराना साझेदार छोड़कर जा रहा है, या कोई मर गया, ठीक है, तो ऐसे केस में उसको कितना एक्स्ट्रा पैसा लाना पड़ेगा। ख्याति का मतलब क्या होता है, एक तरह से प्रसिद्धि है, तो उस प्रसिद्धि के लिए कितना पैसा लाना पड़ेगा, वो बातें आपस में कर लो। उसके बाद पॉइंट नंबर तुम्हारा आएगा 12, जिसमें हम बात करते हैं प्रवेश की। प्रवेश का मतलब किसी को लाना, और निवृत्ति का मतलब किसी को छोड़ देना, यानी कि कोई चला जाए। ये है आए, ठीक है, व्यवसाय में कोई आए, और ये क्या है, व्यवसाय में से कोई जाए। तो जब व्यवसाय में कोई आता है या जाता है तो
क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे, कितना पैसा लाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो सारी बातें इसमें होती है। और जो लास्ट हमारा पॉइंट होता है, पॉइंट नंबर 13, वो है हमारा विसर्जन। विसर्जन का मतलब क्या होता है कि व्यवसाय जब बंद करना हो। याद रखना, विसर्जन का मतलब क्या होता है, व्यवसाय बंद करना हो। जैसे हम गणपति विसर्जन करते हैं ना, तो गणपति विसर्जन में क्या करते हैं, जो भी पंडाल बनाया होता है, जो भी चीजें हमने की होती है, सभी चीजों को हम डुबा देते हैं। सेम उसी तरह से व्यवसाय में भी होता है कि जो भी तुमने शुरू किया था सबको क्या करते हैं, डुबा देते हो, बंद कर देते हो। तो अब ये जो विसर्जन होगा, विसर्जन कैसे होगा, क्या होगा, क्या कानूनी कार्रवाई होगी, कब होगा, वो सारी बातें आपस में तय करो, या क्या सिचुएशन होगा तब बंद करोगे। तो ये 13 मुद्दे होते हैं जो आपको करार पत्र में पहले से ही बातें कर लेना चाहिए। लेकिन अगर मान लो इन मुद्दों के बारे में आपस में बात नहीं किया गया, तब क्या होगा। तो उसके लिए हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो ये आता है कि जब आपस में बात नहीं किया गया हो, तो हमें अपने से बड़ों का क्या, हमें अपने से बड़ों की बात माननी पड़ेगी। अब यहाँ पे अपना से बड़ों क्या है, अपने बड़ों की बात। तो ये हमारे से बड़ा कौन होगा, मतलब जब हम व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय करने वाले से बड़ा कौन है, तो व्यवसाय करने वाले से बड़ा होता है कानून। कौन होता है, कानून। यानी हमें कानून की बात माननी पड़ेगी। तो अब इस कानून में क्या कहा गया है, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और अगर आज की किसी भी पॉइंट में अगर ये करार में डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकते हो।